हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं आपकी पोएट्री सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्री जो इस बार पेपर में मिलने के पूरे चांसेस हैं, एंड दैट इज द बॉल पॉम। द बॉल पॉम्स आर बाय जॉन बेरीमैन. John Berryman just highlight the basic norms in his poetry through metaphor, imaginary, and the most important, personified term. I repeat the personified term. So ये तीन पोएट्री डिवाइसेस को तो फिगर स्पीच जो यूज होंगे इस पोएट्री में, तो पेपर के पॉइंट से गाइस प्लीज दिमाग में रखना कि तीनों यहाँ पे यूज होते हैं. आपने कहा इस पोएट्री में क्या किया है जॉन बेरीमैन ने, क्या हाईलाइट करने की कोशिश की है. ही ट्राइड टू टेल यू the story through a boy. I repeat, through a boy who had lost his ball. A boy who has lost his ball. और यहाँ पे एक lesson of wisdom. I repeat, lesson of wisdom, thought, or the loss of someone very dear to you. को highlight किया through his poetry. He just mentioned the concept through the poetry where he assumes a boy who is playing with a ball. Once the ball bounces, I repeat, bounces and get out of his control. अब सर वो उसके out of control थी, and then just swept away in the water. And then what happens? Seriously, that makes the boy sad. वो बच्चा बेचारा सीरियसली बहुत उदास हो गया. बॉल पानी में गई और पानी में जाने के बाद उसके कंट्रोल से तो गायब हो गई. Now he's lost the ball. So was he trying to tell you about the loss of a ball by a boy while he was playing? No, it was something that he uses as an imagery by telling how personified the spirit of boy's childish innocence. चाइल्डिश इनोसेंस, एक बच्चे का इनोसेंस ना कि बॉल खो गई तो यार बॉल तो मिल जाएगी. विजुअलाइज अगर मैं बोलूं कि मार्केट से जाएंगे तो बॉल मिल जाएगी, लेकिन उसको वही बॉल चाहिए. वांट दैट बॉल ओनली. जो ना छोटे बच्चे कुछ चाहिए तो सिर्फ वही चाहिए. अगर वो हाथ से छूट गया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. उसको हाईलाइट करता है. यहाँ पर जो लिटिल बॉय है ना, वो ग्रो अप करता है, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चीजों को समझना शुरू करता है. एंड देन एट अ टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू लूज समथिंग वेरी मच पर्सनल टू यू. आपको तो पोसेशन होना किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हो कि चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन वो टाइम के साथ चली जाएंगी. तो आप कैसे जियोगे? हाउ यू गोइंग टू लिव योर लाइफ विदाउट दैट थिंग? इट विल टेल यू द रियल ट्रुथ ऑफ अ लाइफ दैट वन हैव टू डिपार्ट. अब वो बेसिकली जाएगा तो उसके बिना जीना तो रहेगा ना यार. कॉन्सेप्ट बदलेगा, हाँ, उसको कोई और रिप्लेस कर देगा थ्रू हिज पोएट्री द बॉल पॉम. लेट्स स्टार्ट द पोएट्री, फिर कॉन्सेप्ट को साथ साथ क्लियर करते रहेंगे. कहता what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. या मैंने देखा वो बॉल उसके मेरे सामने गई. Seriously, he lost the control that ball and now ball bounced back into the water. और जब पानी में गया तो seriously सर पानी के साथ ड्रिफ्ट हो गया. Merely bouncing down the street and then merely over there it is the water. Yet it is in the water. बाउंसिंग बैक. सर एक बच्चा बॉल के साथ खेल रहा है और बच्चे को बॉल के साथ खेल रहा है तो बॉल बाउंस बैक होती है और पानी में गिरती है. जब पानी में होती है विद द फ्लो ऑफ दैट वाटर इट वेंट अवे समवेयर. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नो यूज टू से ओ देयर आर द बॉल्स. यस वी गाइस हैव आवर ओन प्रिजम्पशंस कि यार बहुत सारी बॉल है, आप दूसरी ले लो. गो एंड गेट दैट अनदर वन. नो यूज टू से नाउ देयर आर अदर बॉल्स. An ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate shaking grief. See, this is a grief. वो था. और grief क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, चीजों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. कहता है no use to say there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands with it. There's no movement in that boy. You just fix that. I want that ball to be back. सर वो वापस नहीं आएगी. बॉल चली गई, पता नहीं कहाँ गई, किसी को नहीं पता. इन अ फ्लो ऑफ वाटर वो कहाँ चलेगी किसी को नहीं पता, बट उसको वही चाहिए. As he stands with it, trembling, staring down, all his young days into harbor where his ball went. सर वो बॉल के साथ उसके यंग डेज इनोसेंस की बात कर रहा हूं. His young days which I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Yes, a dime another ball is worthless. Why it is worthless? Because the ball is so much connected with him so that he don't want any other ball. He want that ball to be back only. सिर्फ वही बॉल चाहिए, मतलब सीरीज से वही बॉल वापस चाहिए और वही काम करेगी. ये उसका थॉट प्रोसेस है, उसको क्लियर करता है. Come to next one. Now he senses first responsibility. तो ये जो आपकी लाइन है सिग्निफाई करती है किसको?
वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि लाइफ में काफी सारी चीजें हैं जहां पे कहता है मेटाफिजिकली मीनिंग को हाईलाइट किया पोएट ने इन दिस लाइन. Now he senses first responsibility. What was the first responsibility? That you need to prepare to lose your dear things. Yes, the things those are very dear to you. When you get more possessive towards something, about some person or the things that you are having, one day you have to lose it. And when you lose seriously, you need not to cry because it's all a part of game and you have to deal with it. Jump up to the next part. In a world of possession, people will take boss. Boss will be lost always. Little boy. So what does mean by the boss? So boss metaphorically क्या highlight कर दिया? Yes, I repeat. In a world of possession, people will take boss. Boss will be lost always. Little boy. And no one buys a ball back. Yes, no one buys a ball back. जो चला गया वो वापस नहीं आता. It's not all about ball. तो सिग्निफिकेंटली कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जहां हमने बोला सर उसने इमेजिनरी को हाईलाइट किया, कहीं ना मेटाफिजिकल अप्रोच को हाईलाइट किया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. The epistemology of the loss. Yes, the epistemology loss. Now he knows the value of that particular loss. That's epistemology. How to stand up knowing what every man must one day know. And must know many days how to stand up. How to stand up. So this is the pain that everybody has to go through. उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीजों को समझना है. तो सम अप करेंगे इस पोएट्री को. अगर आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है तो दो चीज दिमाग में रहनी चाहिए. हम पोएट्री के कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. तो लॉस, आई रिपीट, लॉस मे बी द पर्सनल और द पोसेशन ऑफ समथिंग दैट वाज नियर एंड डियर यू. शायद ही बीन पार्टेड आउट. सो डेथ ऑफ समवन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. The poet trying to tell you. Here we guys need to believe that as long as there is a life, everyone has to hear many types of lessons. So काफी सारे losses हैं, bear भी करने पड़ेंगे आपको, वो follow भी करने होंगे, and you have to go through that losses. Therefore, we need to learn to be learning these lessons. इन losses से हमें सीखने की जरूरत है. काफी सारी चीजें होंगी जो आपके फेज में आपके हिसाब से नहीं चल रही होंगी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे बदल रही है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको क्लियर होनी चाहिए. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है डज द रीडर मे बी इंटरप्रेटेड बाय दिस पर्टिकुलर पोएट्री. इसमें काफी सारी चीजें हाईलाइट की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. जैसे कि आप बोलते हो लिटरेरी मेटाफिजिकल को यूज किया गया, काफी सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट को बता रही थी, एंड देन यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे बदल रही हैं. So there is a sorrowful picture. Yeah, repeat, the sorrowful picture of the little boy growing and learning to deal with the loss of his first possession. And that first possession is nothing but the ball. तो ये वो कॉन्सेप्ट था जिसको जॉन बेरीमैन ने हाईलाइट किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएट्री, द बॉल पॉम. नाउ हाउ यू गाइस गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पोएट्री. पहले तो इस पोएट्री के टेक्स्ट को समझेंगे. भाई जो बच्चे छोटे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आई रिपीट, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये पोएट्री डेफिनेटली यूज होती है हमारे पास कई क्लासेस में, जिसको हम 10th भी बोलते हैं, सर 12th भी है. अगर मैं ऑल इंडिया बोर्ड में आता हूँ वहां पे आती है NOS के कोर्स में भी ये पोएट्री है. ठीक है, तो आपने कहा सर इस पोएट्री को पढ़ते हुए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑन टिप पहुंची. पहले पोएट्री को समझना है. वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्री फर्स्ट. पहले पोएट्री का बैकग्राउंड, उसके पीछे की स्टोरी को समझा करो. जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, जब भी आप किसी पोएट्री को पढ़ने जाते हो, तो पहले उस पोएट्री के पीछे की स्टोरी को ऑन टिप करना आपने. यस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री एंड देन रीड द टेक्स्ट. और जब आप टेक्स्ट को रीड करते हो तो याद रखो, जब भी आप किसी पोएट्री के टेक्स्ट को रीड करो तो आपको लाइन बाय लाइन चीजों को एनालाइज करना है. यस, यू गाइस नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. जब चीजें आराम से समझ आनी शुरू होती हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो हम उससे एडजस्ट कर पाते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स. गाइस करना क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स. हर पोएट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास जो आपको NCERT में बैकअप में दिए हुए हैं. वहां से वो क्वेश्चन आउट उठाने, उन आंसर्स को ऑन टिप करना है. और किसी को भी आंसर रटने की जरूरत नहीं है. समझो पोएट्री के टेक्स्ट को. जब आप पोएट्री के टेक्स्ट को समझ आते हो तो आपको पता है कि हाउ टू गिव द आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये आपने फॉलो कर लेना है.
इस पे काम जरूर करना गाइस। एक और छोटा सा क्लिप, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी अनसीन पैसेज की, उसको ऑन टिप कर लेना, क्योंकि आपके पेपर के अंदर अनसीन पैसेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको भूलना बिल्कुल मत, मतलब सीरियसली करना मत भूलना गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग।